हम्म। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होता है और उसका एग्जाम्पल भी देखा था। तो जो हमने एग्जाम्पल देखा था तो उसमें ना ही कोई रिटर्न वैल्यू थी और ना ही कोई आर्गुमेंट्स था। तो अगर हम बात करें कैटेगरी ऑफ फंक्शंस की, तो बेसिकली फंक्शंस हमारे चार कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो वो फंक्शन है जो विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। दूसरे फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। तीसरे फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड विद आर्गुमेंट्स। एक में विदाउट आर्गुमेंट है, एक में विदाउट रिटर्न। और चौथी कैटेगरी में वो फंक्शन हम रख सकते हैं जिसमें हमारी रिटर्न वैल्यू है और आर्गुमेंट्स है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जो एग्जाम्पल देखा था फंक्शन का, उस फंक्शन में हमारा ना कोई रिटर्न वैल्यू था ना आर्गुमेंट था। तो अब फंक्शन का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो बेस्ड ऑन दैट एग्जाम्पल हम फंक्शंस पर कुछ रूल्स इम्पोज कर सकते हैं। यानी फंक्शंस वर्क डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग रूल्स। पहली चीज तो ये है कि फंक्शन को हम किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन को किसी भी ऑर्डर में हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं हो सकता। जैसे हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल में कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है। सारे फंक्शंस मेन के बाहर डिफाइन होते हैं, या इवन कोई भी फंक्शन किसी के अंदर डिफाइन नहीं हो सकता। लेकिन हम किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि दो फंक्शन थे हमारे पास, ऐड और एरिया। तो हम एरिया को ऐड के अंदर कॉल कर सकते हैं, ऐड को एरिया के अंदर कॉल कर सकते हैं, या ऐड और एरिया को मेन में तो हमने कॉल किया ही था। तो जनरली हमें जब फंक्शन कॉल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम मेन में कॉल करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और किसी भी फंक्शन को कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी कॉल किया जा सकता है। तो फंक्शन क्या है, दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल हो सकता है। एंड कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। और कोई भी फंक्शन कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कॉल हो सकता है। किसी भी फंक्शन को हम कितने बार भी कॉल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। और अगर बहुत सारे फंक्शन हैं तो एक फंक्शन सभी फंक्शन के द्वारा कॉल हो सकता है, या सभी फंक्शन एक फंक्शन के अंदर भी कॉल हो सकते हैं, या कितने नंबर ऑफ फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल हो सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है ए बी सी डी नाम के, तो फंक्शन ए किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। इवन कि कोई फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है। वो हमारा केस ऑफ रिकर्सन होता है। अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो दैट इज ए केस ऑफ रिकर्सन, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोई भी फंक्शन किसी को भी कॉल कर सकता है, कितनी बार भी कॉल कर सकता है। और एक फंक्शन को कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता है, या एक फंक्शन को कितने बार भी कॉल किया जा सकता है, कितने बार भी कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर कैसे भी कॉल किया जा सकता है। बस रिस्ट्रिक्शन ये है कि फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो फंक्शन का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दो चीजें होती हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक सेकंड जरा।
ओके। तो ये जो मैंने कुछ रूल्स बताए हैं, अब आगे कुछ रूल्स पर चलते हैं। जो फंक्शन कॉल है वो एक एक्सप्रेशन की तरह यूज हो सकती है। मतलब इनसाइड एन एक्सप्रेशन यूज हो सकती है। फंक्शन कॉल कैन बी यूज इनसाइड एन एक्सप्रेशन इफ द फंक्शन इज रिटर्निंग द वैल्यू। अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस फंक्शन को हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं एज ए फंक्शन कॉल। मतलब फंक्शन कॉल एज ए पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी यूज। तो किसी फंक्शन की जितने बार रिक्वायरमेंट होगी उतने बार वो कॉल हो सकता है, और कोई भी फंक्शन किसी भी ऑर्डर में कॉल किया जा सकता है। जिस ऑर्डर में वो डिफाइन किए गए, जरूरी नहीं वो उसी ऑर्डर में कॉल किए जाएं। मतलब ये है कि फंक्शन जो कॉल किए जाते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कॉल किए जाते हैं। जैसे जैसे फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कॉल किए जाते हैं। अब सपोज करो दो फंक्शन हैं ए और बी नाम के। तो अगर फंक्शन ए फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, अगर फंक्शन ए फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, मतलब फंक्शन ए के अंदर फंक्शन बी को कॉल किया जा रहा है, तो फंक्शन ए को हम बोलेंगे कॉलिंग फंक्शन, और जो फंक्शन कॉल हो रहा है जैसे बी फंक्शन, वो होगा कॉल्ड फंक्शन। उसको कॉल्ड फंक्शन बोलेंगे। तो कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो जो कॉल कर रहा है वो है कॉलिंग फंक्शन या कॉली। और दूसरा फंक्शन कॉल्ड फंक्शन। तो इन दिस सेंस कि ए और बी अगर दो फंक्शन हैं और फंक्शन ए फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, तो फंक्शन ए हमारा हो गया कॉलिंग फंक्शन और फंक्शन बी हो गया कॉल्ड फंक्शन। और एक रूल और तुम जानते हो कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो फंक्शन की जो प्रोसेसिंग होगी वो हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। फंक्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट फ्रॉम मेन ऑलवेज। तो जब कोई फंक्शन कॉल किया जाएगा तो जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो कॉल्ड फंक्शन में पास हो जाएगा, जैसा कि हम एग्जाम्पल से देख चुके हैं। जहां फंक्शन कॉल किया गया तो अब उस मोमेंट पर प्रोग्राम का कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन में चला जाएगा और कॉल्ड फंक्शन की प्रोसेसिंग होने लगेगी। और जब फंक्शन फिनिश हो जाएगा तो फिर से एग्जीक्यूशन उस प्लेस पर आ जाएगा जहां फंक्शन कॉल समाप्त हुई है। मतलब जिस मोमेंट पर फंक्शन कॉल किया गया है वहां एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और जैसे ही एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा फंक्शन का तो कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन में या कॉली के अंदर, और जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसका प्रोसेसिंग रिज्यूम्ड हो जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ रूल्स ऑफ द फंक्शंस। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल तो हमने देख लिया था, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। तो फंक्शन ऑफ विद आर्गुमेंट्स में
तो बेसिकली देखो आर्गुमेंट्स क्या हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो सेटिंग चेंज हो गई है, ये सेटिंग को मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे आ जाए, ये नीचे मतलब साइड में आ गई है। चलो खैर एनीवे ठीक। तो अब हमें ये समझना आवश्यक है कि आर्गुमेंट्स क्या हैं। तो आर्गुमेंट्स जैसे कि मैंने बताया था कि फंक्शन बॉडी के अंदर, जैसे हमने फंक्शन लिखा सपोज एरिया, एरिया नाम का कोई फंक्शन लिखा, तो उसके जो पैरेंथेसिस होते हैं, एरिया और जो स्मॉल ब्रैकेट हैं उनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। जो डिक्लेरेशन हम फंक्शन बॉडी में करते हैं वेरिएबल्स का, अगर हम कुछ या सभी डिक्लेरेशन फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर कर दें तो उन डिक्लेरेशंस को हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। और इनकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो इन आर्गुमेंट्स के फॉर्म में हम कुछ मैसेज या पैरामीटर्स पास करते हैं, कुछ वैल्यूज पास करते हैं। जैसे जो हम कीबोर्ड से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर हमने लोकल वेरिएबल्स डिफाइन किए थे और उन लोकल वेरिएबल्स को हम एक्सेप्ट कर रहे थे स्कैनएफ के थ्रू। तो अगर हम चाहते हैं कि जहां पर फंक्शन कॉल हो और कॉलिंग के साथ ही फंक्शन को वैल्यू हम प्रोवाइड कर दें इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट्स, तो हमें वो डिक्लेरेशंस फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर करने पड़ेंगे। फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर वो डिक्लेरेशंस हमें करने पड़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बता दूं तुम लोगों को। तो इसमें क्या है, आगे थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें डिफाइन कर देता हूँ। हम्म, हम्म। तो इस स्लाइड को पढ़ लो, इससे ये आइडिया लग जाएगा। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है फर्स्ट लाइन, स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन देन एग्जीक्यूट परफॉर्म व्हाटएवर टास्क मस्ट डिजाइन। ठीक है। तो तो इसमें क्या है, आर्गुमेंट का रोल लिखा है कि जब हम पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में, तो वो आर्गुमेंट्स फंक्शन में एज ए वैल्यू यूज होते हैं और फंक्शन उन वैल्यूज के लिए इवेल्यूट होता है जो हमने पास की हैं एज ए पैरामीटर। और जो हम कीबोर्ड से या स्कैन ऐप से हम लेते हैं फंक्शन बॉडी के अंदर, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। फंक्शन कॉलिंग के टाइम ही हम पैरामीटर या वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। तो आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें, एक तो जो डिक्लेरेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम। और जब उन वेरिएबल्स, जैसे हमने फंक्शन डेफिनेशन में लिखा कि एरिया इंट ए कॉमा इंट बी इनसाइड द पैरेंथेसिस,
तो वो तो हो गए हमारे ए और बी, ये फॉर्मल पैरामीटर्स या वेरिएबल डिक्लेरेशंस, फॉर्मल पैरामीटर्स। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो तब उस मोमेंट पर हम इनकी एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे उसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग आर्गुमेंट्स को हम बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। इस स्लाइड को रीड कर लो। जितने आर्गुमेंट्स हमने फंक्शन में डिफाइन किए हुए हैं उतनी वैल्यूज हमें फंक्शन कॉलिंग के टाइम पास करनी पड़ेंगी। तो जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पैरामीटर्स हैं वो हैं हमारे फॉर्मल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर्स यूज्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन आर द फॉर्मल पैरामीटर्स, एंड जो कॉलिंग के टाइम यूज होते हैं दे आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। तो जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम हमने वैल्यूज पास की पैरामीटर्स में, तो वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो गई, और कॉपी होके अब उन वैल्यूज के लिए फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो इस पे आगे चलते हैं हम। तो बेटर ये है कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स या फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सो दैट द आइडिया विल बी क्लियर टू यू। तो फिर इसमें उसी तरह के हम ये इसमें जो कंप्लीट लाइंस लिखी हैं उसको हम 3 स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अदरवाइज एक स्लाइड से तो कुछ भी रीडेबल नहीं होगा तुम्हें। तो हमने क्या किया, ये मेन को अलग कर लिया, और इस फंक्शन को अलग कर दिया, एरिया को। तो इस प्रोग्राम में क्या है, इसमें हमने क्या किया है कि जो मॉर्निंग वाला प्रोग्राम था उसी तरह यहाँ 3 फंक्शन हैं। एक इंट है, वो सॉरी समेशन है, दूसरा एरिया है, और तीसरा मेन फंक्शन है। जैसे कि मेन तो हमारा मैंडेटरी है हर एक प्रोग्राम में, तो ये 3 फंक्शन हैं। तो मेन एज यूजुअल है जैसे होता है, और जो एरिया है और ऐड समेशन है। तो एरिया तो एज इट इज हमारा लिखा हुआ है जैसे सुबह था, यानी प्रीवियस लेक्चर में, और हमने इसको ऐड फंक्शन को चेंज कर दिया है। अब ये हो गया हमारा फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो ऐड फंक्शन के अंदर क्या है कि 2 पैरामीटर पास हैं, एक्स और वाई। 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, एक्स और वाई। तो ये जो हमने लिखा इंट एक्स कोमा इंट वाई, ये है हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्स और वाई। दैट मीन्स कि जब फंक्शन कॉल होगा तो इसमें हमें दो ही वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। अब ये दोनों इंटीजर टाइप के वैल्यूज हैं, तो जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को तो 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज हमें पास करनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे एक वैल्यू इंटीजर होती, एक फ्लोट होती, तो जब फंक्शन कॉल करते तो हमें एक इंटीजर एक फ्लोट पास करनी पड़ती, और उसी ऑर्डर में पास करनी पड़ती। अगर x इंट होता और y फ्लोट होता, तो जब हम 2 वैल्यू पास करेंगे इंट फ्लोट के केस में, तो पहली अगर इंट है तो इंटीजर, दूसरी फ्लोट फ्लोट इस तरह हमें पास करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि प्रीवियस लेक्चर की तरह जेड यही डिफाइन है। अब जब हमने वैल्यू पास कर दी फंक्शन के अंदर, तो इसमें वैल्यू पास करने के बाद अब हमें कीबोर्ड से ये 2 वैल्यू एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए मैंने ये डबल स्लैश से मार्क कर दिया कि प्रिंटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है और स्कैनफ की नहीं है, क्योंकि वैल्यूज तो हमें फंक्शन कॉल से ही प्रोवाइड हो जाएंगी। और जेड में हमने कर दिया एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को दोनों ऐड करके जेड में स्टोर करा लिया और फिर सम इक्वल्स टू जेड प्रिंट करा दिया। तो इस फंक्शन का जो पर्पज है वो केवल ये है कि ये आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है। और ऐड ये एरिया फंक्शन हमारा ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। तो अब आते हैं मेन पर। तो फंक्शन विद पैरामीटर्स को हमें कैसे यूज करना है ये तुम इस एग्जांपल से देख सकते हो क्लियरली। ये हमने क्या किया है, ए बी सी वाई जेड, ये जो पिछले लेक्चर में हमारे वेरिएबल थे, तो हमने वाई की वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट कर ली मेन के अंदर, और ए बी सी की वैल्यू हमने स्कैनफ से ली है। तो ए बी सी हमने यहाँ एंटर करा दी है। तो हमने उसी तरह मॉर्निंग की तरह मल्टीप्लाइकेशन और डिफरेंस को प्रिंट किया है यहाँ। तो हम इसको सॉर्ट कर देते हैं जिससे एक लाइन में आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, शॉर्ट में मल्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइकेशन और डिफरेंस की वैल्यू ये हमने इसलिए इवेल्यूट की है, इसका और कोई पर्पज नहीं, कि ए बी सी की जो वैल्यू हमने एक्सेप्ट की है तो उसके बेस पे ये यहाँ आएगा। अब जब ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस तरह कॉल होगा। अभी जब हम कॉल करते थे तो सिंपल ऐड, ऐड और पैरेंथेसिस, अब ये इस तरह कॉल हो जाएगा ऐड फंक्शन, कोई भी दो इंटीजर वैल्यू। तो पहली जो वैल्यू है 12, अब ये जब कॉलिंग के टाइम जो वैल्यूज हैं हमारी दोनों, तो इन वैल्यूज को हम बोलेंगे एक्चुअल एक्चुअल, पैरामीटर। हाँ एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, ठीक है, क्योंकि कॉलिंग के टाइम जो हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एज द एक्चुअल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल पैरामीटर्स जो है हमारे वो फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो जाएंगे उसी ऑर्डर में। अब हम अगर बैक जाएं इस फंक्शन में तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी डेफिनेशन है। तो x में वो फर्स्ट वैल्यू कॉपी हो जाएगी अगर 12 है, और y में 9 कॉपी हो जाएगी। 12 9 है ना, हाँ। तो x में 12 हो गई, y में 9 हो गई। तो x y की वैल्यू हमें रिसीव हो गई इस फंक्शन से, और इन दो की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब हमारी वैल्यू तो रिसीव हो गई। अगर फिर भी हम इनको एक्टिव रखते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ को, तो क्या होगा कि अब हम जो वैल्यू यहाँ प्रोवाइड करेंगे एक्स और वाई की, तो वो लेटेस्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कंपाइलर। प्रोग्रामिंग में हमेशा रूल होता है कि इट विल एक्सेप्ट द लेटेस्ट वैल्यू। तो इवन इफ कि हमने ऐड के अंदर दो वैल्यू प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन अगर इन प्रिंटफ और स्कैनफ, अभी तो मैंने ब्लॉक कर रखा है डबल स्लैश से, लेकिन अगर इन प्रिंटफ और स्कैनफ को हमने एक्टिव कर रखा होता तो यहाँ पे फिर वो दो वैल्यू डिमांड करता, क्योंकि जहां भी तुम्हें स्कैनफ मिलेगा प्रोग्राम में वहां पर कंपाइलर दो वैल्यू डिमांड करेगा। तो अगर ये एक्टिव होते तो स्कैनफ से दो वैल्यू एक्सेप्ट होके और जो समेसन आता वो इन वैल्यूज का आता जो स्कैनफ से हमने प्रोवाइड की हुई होती। लेकिन अभी इनको ब्लॉक कर रखा है, तो ये जो वैल्यूज हैं एक्स वाई की, ये समेसन 12 + 9 = 21 ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर। जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है वहां पे प्रिंट होके क्या आ जाएगा, 21। अब ये जो प्रिंटफ लिखे हैं मैंने, ये प्रिंटफ इसका पर्पज खास कुछ नहीं है, केवल ये समझने के लिए कि जो मेन के अंदर एबीसी हैं, मेन के अंदर एबीसी, ये उन पे वर्क करेगा। ना कि अगर एबीसी हमने एरिया के अंदर डिफाइन किए हैं एबीसी, तो उन एबीसी का इस मेन के एबीसी से कोई आपस में लेना देना नहीं है। ये लोकल वेरिएबल्स हैं मेन के अंदर पांचों, और इसके अंदर लोकल वेरिएबल 3 है, इसके अंदर लोकल वेरिएबल हमारा 1 है। ये इनको तो फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं, इनको लोकल वेरिएबल नहीं बोलेंगे। और इस फिर बाद में हम कंसेप्ट देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल का। तो लोकल वेरिएबल समझ लोगे तो फंक्शन के अंदर, ग्लोबल मीन्स ग्लोबल वेरिएबल्स वो हैं जो सभी फंक्शंस के लिए एक्सेसिबल हैं, यूनिवर्सल।
मतलब इस तरह है कि ग्लोबल वेरिएबल कि सभी फंक्शन से बाहर हमें डिफाइन करना होता है। अब सभी फंक्शन से बाहर हम कैसे डिफाइन करेंगे? सभी फंक्शंस की डेफिनेशन स्टार्ट होने के पहले, मतलब कोई भी फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट होने के पहले, यानी जस्ट आफ्टर द फाइल इंक्लूजन। फाइल हमने इंक्लूड की हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिख दिया इंट आई कोमा जे, फिर फंक्शंस बनाए, तो अब वो आई जे सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एक फंक्शन, दो फंक्शन, जितने भी हैं, आई जे सभी फंक्शंस उनको एक्सेस कर लेगा। तो ये जेड की वैल्यू हमने प्रिंट कराई है, इसका कोई ऐसे कोई खास पर्पज नहीं है। ये हम सिर्फ इसीलिए डिक्टेट करने के लिए कि ए बी और वाई की जो वैल्यू यहाँ भी प्रिंट करेगा, ये कहाँ से आएंगी? जो हमने यहाँ से एक्सेप्ट की है। ए और बी की यहाँ से एक्सेप्ट की है और वाई की यहाँ से। इसमें इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ए बी या वाई ऐड या मल्टीप्लाइकेशन फंक्शन में यूज वेरिएबल हैं, उन वैल्यूज से यहाँ कोई लेना देना नहीं। फिर हमने एरिया कॉल किया तो ये उसी तरह कॉल होगा पिछले लेक्चर की तरह। और फिर यहाँ हमने कॉल किया ऐड ए बी। तो सपोज करो कि हम ए बी की वैल्यू यहाँ पे देते हैं 4 7, ठीक है, 4 7 और 2, ये हैं ए बी सी की वैल्यू। तो अब जो ये फंक्शन कॉल होगा, ये किन वैल्यूज पे कॉल होगा? 4 और 7 पर। दिस विल बी कॉल्ड एन ऑन 4 एंड 7। ये हमने ऐड ए कोमा की बी। वेरिएबल तो हम पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल तो मेन का पार्ट है। तो हमने ये मेन से यहाँ एक्सेप्ट करा के 4 7, तो ये 4 7 पर कॉल हो जाएगा, उसके बाद एसवीटीआई प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम का चाहे तो हम एक रनिंग स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि हाउ दिस प्रोग्राम विल हैव द आउटपुट। तो लेट मी सी। So here is the output. ओके। तो अब फिर हम मेन पर जाते हैं। मेन में क्या लिखा हुआ है? एंटर द वैल्यू ऑफ एबीसी। इसको हम हटा देते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो हमने एबीसी की वैल्यू यहाँ कीबोर्ड से ली, 865 मान लिया। तो 865 के अकॉर्डिंग यहाँ मल्टीप्लाइकेशन आ जाएगा, हमारा तीनों का मल्टीप्लाइकेशन इस जगह, और डिफरेंस आ जाएगा ए माइनस सी, जो कि हमने प्रिंट करा रखा है। तो डिफरेंस ए माइनस सी 3 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉल किया है क्या? ऐड फंक्शन। तो ये ऐड फंक्शन पर जाएगा वापस यहाँ। तो ऐड फंक्शन हमें क्या दे रहा है? दोनों वैल्यू को जेड में स्टोर करा के, और सम इक्वल्स टू जेड, यानी सम इक्वल्स टू 21। ये आ गया हमारा बिकॉज ऑफ द ऐड फंक्शन। और जेड इक्वल्स टू 19 जो आ रहा है, वो किससे आ रहा है? इस मेन के अंदर जो प्रिंट एफ लिखा ए प्लस बी प्लस वाई। ये सिर्फ इसलिए डिक्टेट करने के लिए कि जो ए बी सी वाई की वैल्यू हैं, ये यहाँ से जो हमने एक्सेप्ट की हैं, 8 5 8 6 5, 8 + 6 + 5, वाई भी 5 है बाय द वे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ हम इस वाई को 4 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू एक कम हो जाएगी, जिससे ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सी और वाई। अब जो एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉलिंग ऑफ द एरिया फंक्शन। ये एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, एरिया कॉल किया हमने। तो सम फंक्शन जब कॉल किया है, तो उसके थ्रू तो हमें केवल ये मिल रहा है, सम फंक्शन के थ्रू। और दिस इज बिकॉज ऑफ एरिया। एरिया जब हमने कॉल किया है, दोबारा हमने सम कॉल किया है, ये ऐड फंक्शन, सॉरी, ऐड ए कोमा बी।
तो a और b की वैल्यू है हमारी 8 and 6, तो सम इक्वल्स टू 14, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉलिंग ऑफ ऐड। इसके बीच में एरिया है, तो एरिया की कॉलिंग के थ्रू ये है हमारा, ठीक है, लाइक दिस वे। दिस इज द फंक्शन कॉलिंग ऑफ ऐड 12,9, फिर प्रिंट मेन के अंदर हो रहा है, फिर एरिया कॉल हो रहा है, फिर ऐड कॉल हो रहा है। तो एरिया कॉलिंग के थ्रू ये है हमारा, और ऐड कॉल हो रहा है 14, और उसके बाद HVTI लिखा हुआ है, तो दैट्स इनफ। तो आई थिंक कि ये तुम समझ गए होगे कि passing parameters inside the function, using them, formal parameters, actual parameters, and how to evaluate the value, how to pass the value, and how to call by passing the values. So we finish today's lecture at this moment.